क्या बोल रहे हैं? नमस्कार। महामहिम राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। आप लोगों से एक और निवेदन है कि अपने मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ मोड या तो फ्लाइट मोड में रखें कृपया करके। महामहिम महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय, आदरणीय निदेशक महोदय, सभागार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि आप सब राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, नैक के निदेशक महोदय आदरणीय प्रोफेसर एस.सी. शर्मा जी, मंच पे विराजमान हमारे सभी माननीय अतिथि, हमारे माननीय कमेटी मेंबर डॉक्टर धनराज माने जी जो नहीं आ सके हैं, डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर श्री सिंदरे जी, डॉक्टर खलील मूसा साहब और इस सभागृह में उपस्थित नए के मेरे वरिष्ठ सहयोगियों, वरिष्ठ साथियों, सम्मानित अतिथियों, नए के कर्मचारियों, देवियों और सज्जनों, इस ऐतिहासिक अवसर पे मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। नए परिवार की ओर से मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के प्रति
हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं और अभिवादन करता हूं। महोदय ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच प्रस्तुत हैं। आपकी सर गरिमापूर्ण उपस्थिति से हम अनुग्रहित हैं। महोदय, आपने अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इसके पहले कि मैं अपने माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर एस.सी. शर्मा जी को स्वागतीय भाषण के लिए आमंत्रित करूं, मैं प्रोफेसर एस.सी. शर्मा जी के बारे में बहुत ही संक्षेप में उनका परिचय कराना चाहूंगा। प्रोफेसर एस.सी. शर्मा जी एक शिक्षाविद, शोधकर्ता, प्रशासक, संगीतकार और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी अथक निष्ठा और ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं। अपने विस्तृत अध्यापन और प्रशासनिक अनुभव से डॉक्टर शर्मा नए नए परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक अलग शैली है, एक अलग सोच है, एक अलग विचार है और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अपना नेतृत्व प्रदान किया है। वे छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पूर्व में तुमकुर विश्वविद्यालय कर्नाटक राज्य के कुलपति थे। कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षा परिषद कर्नाटक सरकार के उपाध्यक्ष थे। देश भर के कई शिक्षक संस्थानों और अकादमिक निकायों के वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और डेकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से अपने शोध कार्य के लिए 10 डॉक्टरेट उपाधियां प्राप्त की हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर से डॉक्टरेट ऑफ लॉ की भी उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने 9 विश्वविद्यालयों से ऑनर्स काजा की प्राप्ति की है। डॉक्टर एस.सी. शर्मा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। उसमें मुख्य मैं एक का नाम लेना चाहूंगा। 2013 में उन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनको कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार से भी सम्माना गया है। उन्हें यूनिवर्सल स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शर्मा एक वरिष्ठ और एक प्रतिष्ठित संगीतकार भी हैं। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता और प्रवीणता को पहचाना गया है। जैसे उन्हें बेंगलोर गायन समाज बेंगलोर द्वारा वर्ष के कलाकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही कर्नाटक सरकार द्वारा संगीत में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित कर्नाटक कलाश्री पुरस्कार और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गान कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रतिमान परिषद के निदेशक के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर शर्मा जी ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है। मैं अब अपने माननीय निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि आप स्वागतीय भाषण के लिए। नमस्कार आप सभी को। मैं सर्वप्रथम मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को नमस्कार और साथ साथ हमारे साथ इस कक्ष में मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन करता हूं। A कार्यक्रम स्टेट लेवल एनालिसिस ऑफ accredited higher education institutions of Maharashtra रिपोर्ट विमोचन माननीय महामहिम द्वारा किया जाएगा। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए नैक के ऑफिशियल्स डॉक्टर देवेंद्र कवड़े जी, डॉक्टर वाहिदुल हसन जी, डॉक्टर नीलेश पांडे एवं डॉक्टर श्रीकंठ स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं और साथ ही एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स डॉक्टर धनराज माने, निर्देशक उच्च शिक्षण महाराष्ट्र, डॉक्टर शिरीष चिन्हट और डॉक्टर खलील धन्यवाद देने चाहूंगा। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में नैक ने अपने 27 वर्ष पूरे किए हैं, जो कि
किसी भी संस्था के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। यह हमें प्रेरणा देता है कि कैसे हम आगे भी नैक को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएं। मुझे गर्व है कि मैं इस संस्था के निर्देशक के रूप में कार्य कर रहा हूं, जो कि शैक्षिक संस्थानों के गुणवत्ता का मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए निरंतर निरंतर अग्रसर रहता है। मैं आज अपने नैक परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने परिश्रम और कर्मठता के बूते नैक को आज इस स्थान पर पहुंचाया। उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़ी चिंताओं से जूझने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और क्रियात्मक योजना 1992 ने अपेक्षित नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी थी। इसके परिणाम स्वरूप सन 1994 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्वायत्त संस्थान के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्यालय बेंगलुरु हम आपके साथ उपस्थित है। नैक का महत्व उसके परिकल्पना वक्तव्य में प्रतिबिंबित होता है, जिसमें गुणवत्ता को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कार्यात्मक रूप से आंतरिक अंग सुनिश्चित करना माना गया है। और अभी तक नैक ने लगभग 14,000 उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन किया है। नैक देश की एकमात्र गुणवत्ता एजेंसी है। नैक अपना कार्य प्रमुख परिषद जीसी और कार्यकारी समिति ईसी के माध्यम से करता है, जिससे शिक्षा क्षेत्र के प्रशासक, नीति निर्माता और भारत की शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न भागों के एकेडमिक व्यक्तित्व जुड़े होते हैं। किसी भी देश के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उच्चतर शिक्षा में अधिकता पहुंच में बढ़ोतरी और गुणवत्ता प्रस्तुत एकेडमिक कार्यक्रमों की प्रासंगिकता एवं उत्कृष्टता दोनों की मूल्य की महत्ता है। नैक की स्थापना संस्थानों को स्पष्ट स्थिर मानदंडों के आधार पर अंतर निरीक्षण तथा संस्थान की सहभागिता की प्रक्रिया के माध्यम से उसे अपने कामकाज के मूल्यांकन में सेवाएं प्रदान करने के लिए हुए हैं। नैक ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के लिए संशोधित प्रत्यायन ढांचा RAF 17 जुलाई 2017 में लाया था। संशोधित प्रत्यायन ढांचा RAF का उद्देश्य यह था कि मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की प्रक्रियाएं उच्च शिक्षा परिषद में स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप हो। इसने मान्यता प्रक्रिया को और अधिक मजबूत, उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और स्केलेबल बनाने के साथ साथ इसे ICT सक्षम भी बनाया है। नैक ने मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के आधार के रूप में 7 मानदंडों के एक ढांचे को चिन्हित किया है। नैक का उपकरण 3 चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और श्रेणीकरण करने तथा परिणाम को यथा संभव निष्पक्ष बनाने के लिए
विकसित किया गया है। यद्यपि उपकरण की प्रविधि और व्यापक रूपरेखा समान है, लेकिन प्रत्ययन के आधार पर उपकरण के केंद्र में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे संबंधित संगठक महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, मुक्त विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय, न्याय विश्वविद्यालय आदि में है। सर, इन टुडेज Maharashtra state level quality analysis, our staff have formulated 7 chapters, and they have also included a lot of mathematical interpretations by using statistical tools, chi square and factorial analysis, sigma analysis, lot of mathematical tools in a very scientific manner they have done it. And this they have also depicted the teaching learning process, research, innovative, etc. I am extremely happy and proud to mention that the state of Maharashtra has done exceedingly well over a period of time, and they have been doing very, very well, and even the grants what they have received, they have utilized it very nicely. So also Kerala, sir. So Maharashtra has been a very progressive state, and the other states should emulate some good qualities from the state of Maharashtra. And I must make a mention, sir, my staff are real jewels here. With a limited staff, they have been working very, very hard, and they have brought in quality assurance, and each one of them have done wonderfully well. And only a single person here, we have the travel, for example, Lakshman, please stand up, like Ayevo, and they have done a wonderful job. So they booked the tickets from here. We have the Balmer and Lorry, the travel agency here, hotel booking, everything has been done through the government travel agency, and there is absolute transparency in the process, sir. I thank my staff and thank you very much for being here. Now let me have the pleasure of introducing our Honorable Governor Sahab. No, sir. Please permit me, sir. I have prepared one page, sir. One page, sir. With your permission, sir, I have prepared. Maharashtra, this is for our Vice Chancellor. Samkshipt, sir. Yes, sir. महाराष्ट्र राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का जन्म 17 जून 1942 को पालनाधुरा चेताबगढ़ बागेश्वर जिला उत्तराखंड में हुआ। आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड में हुई। वर्ष 61-62 के दौरान अल्मोड़ा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आपको छात्र संघ के महासचिव के रूप में चुना गया। आपने 79 to 82, 82 to 85 और 88 to 91 के दौरान कुमायूं विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद का भी प्रतिनिधित्व किया। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को पढ़ाने का शौक था और आपने कुछ वर्षों तक राजा इंटर कॉलेज एटा जिला उत्तर प्रदेश में प्राध्यापक के रूप में काम किया। आपकी रुचि पत्रकारिता और लेखना में रही है। आप 75 से पिथौरागढ़ उत्तराखंड से प्रकाशित एक साप्ताहिक पर्वत पीयूष के संस्थापक और प्रबंध संपादक हैं। इस प्रकार एक शिक्षक, लेखक और पत्रकार के रूप में आपका सफल करियर रहा है। आपको प्यार से भगत के रूप में जाना जाता है। कम उम्र में ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। आपने आपातकाल के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भाग लिया और आपको 3 जुलाई 1975 से 23 मार्च 77 तक अल्मोड़ा और फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा के तहत
कैदा कर लिया गया। वर्ष 77 में आपको उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद आपको ऊर्जा, सिंचाई, कानून और विद्याई मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को 2001-2002 से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में और उत्तराखंड राज्य के भाजपा के अध्यक्ष के रूप में काम किया गया है। 2002 से 2007 तक यानी कि 5 वर्षों तक आपने उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया है। आप नवंबर 2008 में उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए और 2014 तक पद पर बने रहे। राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने एक रैंक एक पेंशन, वन रैंक वन पेंशन पर रिपोर्ट दी एवं हिमालयी राज्यों में रेलवे नेटवर्क पर रिपोर्ट दी। इसके अलावा आपने कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट दी है। आरएसएस के एक दिग्गज के रूप में श्री कोश्यारी जी ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही साथ उत्तराखंड में भाजपा प्रमुख के रूप में कार्य किया है। आपको वर्ष 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। लोकसभा के याचिका समिति के अध्यक्ष के रूप में आपने विभिन्न सामाजिक महत्वपूर्ण मुद्दों की गहराई से जांच कर निर्णायक रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत की। समाज को वापस देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने हुए आपने उत्तराखंड में विभिन्न विद्यालयों जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, पिथौरागढ़ विवेकानंद विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ और सरस्वती विहार हायर सेकेंडरी स्कूल, नैनीताल आदि की स्थापना की। उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री के रूप में आपने अपने कार्यकाल के दौरान टिहरी बांध से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सार्थक प्रयास किया। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की जमीन स्तर पर उपस्थित अद्भुत है और पूरे उत्तराखंड राज्य में आपको एक जन नेता के रूप में जाना जाता है। आपने 2 पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों और उत्तरांचल संघर्ष एवं समाधान प्रकाशित की है। श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी 5 सितंबर 2009 को महाराष्ट्र के 19 राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राज्यपाल श्री कोश्यारी जी 18 अगस्त 2020, 6 जुलाई 2021 तक गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला। भारतीय राजनीति में आपने अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं यह उपस्थित अपने नायक परिवार और अन्य गणमान्य अतिथियों की ओर से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र राज्य के महामहिम का स्वागत करता हूं। हम लोगों के लिए और हमारे परिषद के लिए यह एक सम्मान की बात है कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा प्रकाशित स्टेट लेवल एनालिसिस ऑफ एक्रेडिटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्ट विमोचन करने का हमारा आग्रह और निमंत्रण स्वीकार किया।
मैं नायक परिवार के सभी सदस्यों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते सर। धन्यवाद सर आपके स्वागतीय भाषण के लिए। और आप हम सब के लिए हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। अब मैं अपने अ, निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का पुष्पगुच्छ और शाल देकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। इस ऐतिहासिक मौके पर जब हम स्टेट एनालिसिस ऑफ एक्रेडिटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ महाराष्ट्र की पुस्तक का विमोचन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का आज हमारे बीच होना हम सभी के लिए एक यादगार अवसर है। और हम यहाँ पर बैठे हुए सभी मान्यगण ये अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। महोदय, आपकी इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति और आशीर्वाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। हम इस शुभ अवसर पर आपकी सलाह, निर्देश और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। मैं इस पुस्तक के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सर, स्टेट लेवल ऑफ एक्रेडिटेशन report has been, NAAC has always been publishing this. So far, this is the 17th report. Such state-wise analysis of accreditation report are valuable not only for the to understand the status of the quality in higher education, but also it helps the policy makers and all stakeholders to prepare a future plan. These books, the chapter 1 highlights the introduction with respect to location, climate, demography, economy, and gross state domestic product and agriculture production, industrial profile, higher education, and employment status of the state. Chapter 2 deals with the introduction of quality assurance, assessment and accreditation, all about the accreditation process of NAAC, types of accreditation and accreditation practices all over the world, and also about the accreditation in India, duties and obligation of accreditation agencies, procedure of accreditation by the agencies. Chapter 3 discuss mainly the NAAC process of assessment and accreditation since its beginning in 1994. The last part of this chapter explains the main objective, procedure, methodology of analysis, format of the report, and statistical information about the status of accreditation in Maharashtra. Chapter 4 discuss the quantitative analysis of data, the score assigned by the peer team to different institutions under the 7 criteria, and some of the data drawn from the self-study report. Chapter 5, in this chapter, qualitative analysis of the peer reports has been verified and it has been compiled and analyzed by the experts committee. And chapter 6 is the finding and observation. It is based on the various quantitative and qualitative analysis carried out in the chapter 3 and 4 and 5. Some major findings have been evolved and the recommendation has been provided in the books. Chapter 7 is road ahead. The report gives brief information about the state of Maharashtra
and how the government of Maharashtra and the policymaker can improve the quality of higher education in that state. And महामहिम राज्यपाल महोदय, और जैसा कि हमारे निदेशक महोदय ने बताया था, ये बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि in terms of the number of accredited institution, Maharashtra is number 1 in the country. Second comes the state of Karnataka. अब मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय से गुजारिश करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि इस पुस्तक का विमोचन करें और हम सबको महामहिम आदरणीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से एक मैं जो हमारे कमेटी मेंबर हैं, इसमें कुछ एक्सटर्नल कमेटी मेंबर थे और कुछ इंटरनल कमेटी मेंबर थे। जैसा कि हमारे निदेशक महोदय जी ने बताया, इंटरनल कमेटी जो थे वो डॉक्टर कावड़े, प्रोफेसर स्वामी सर, नीलेश पांडे और मैं, और बाहर के जो हमारे एक्सपर्ट्स थे वो डॉक्टर श्री चिंद्रे, डॉक्टर धनराज माने और डॉक्टर खलील मूसा शाह। मैं अगर आप अनुमति दें तो मैं हम चाहेंगे कि जो हमारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं उनको आप एक एक कॉपी अपने कर कमलों से देने की कृपा करें। ये उनके लिए सम्मान और हम सब के लिए सम्मान की बात होगा। मैं हाँ या डॉक्टर कावड़े से गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, पहले आप आए और उसके बाद हमारे डॉक्टर श्री चिंद्रे सर, खोल दो। हाँ ऐसे ठीक। डॉक्टर श्री चिंद्रे जी जो हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल रहे हैं एमयू कॉलेज पुणे से। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर खलील मूसा साहब का, कृपया पधारे। डॉक्टर खलील मूसा साहब आईजेक बेंगलोर से हैं। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर कावड़े साहब से। प्रोफेसर श्रीकंठ स्वामी सर, डॉक्टर नीलेश पांडे, मास्क डॉक्टर नीलेश पांडे। और अभी मेरी बारी। हाँ जी सर। अब देवियों और सज्जनों, आप सबकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जिनको सुनने के लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महामहिम श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से विनती करता हूं कि आप सभा को संबोधित करें। आपकी दुआ पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वो घड़ी
जिसका मुद्दत से इंतजार था। है? अच्छा, on the occasion of the release of state level analysis of accredited higher education institution of Maharashtra, Director Professor S.C. Sharma ji, all the Vice Chancellor, and all the distinguished guests and friends. First of all, I thank Mr. Sharma for inviting me here. And he again and again called me, spoke to me. I told him that I don't speak in English. Only the foreigners who do not understand Hindi, Marathi, or other Indian languages, to them only I speak in English. So he said that no, sir, Hindi में चलेगा. चलेगा? Huh? But first of all, let me thank you and I congratulate you all, the director and all his colleagues are doing such a good work on education of higher education of Maharashtra. I think so much you have done, so intensive work, so thoroughly done. I'm not an educationist and not an academician, but I can say that Maharashtra, as you said, very progressive, is a very prosperous state, and no doubt you have gone through all the deep, what you call, rooted tradition of saints and sages of Maharashtra. And if I have not gone through, I would like, if you want to understand Maharashtra, not we can understand it not only from the present condition, from the present situation, what is there in Maharashtra, but with the background, how the great saints enriched the literature and all other, you call language and other fields. Even Bhaskaracharya was from Maharashtra, mathematician, astronaut, so astronomer, not astronaut, astronomer. आप समझ सकते हैं कितना महाराष्ट्र आगे है. आप सब ने उसको बड़ी मेहनत से आगे किया है और बड़ा परिश्रम किया है. You said that Maharashtra is number one, but I think out of 64 universities, there are only 30 universities that are accredited, and I think more than probably 7,000 colleges, only some 1,700 or so are accredited. I would like to tell, to speak my Vice Chancellor there and my education department there, the minister and the other government, that they should strive more so that the remaining 30 should get the blessing of NAC. I speak to them. Blessing means not by otherwise, but by but by their hard labor, hard contribution, by their work. मुझे जान करके आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र so long back in 1821 that the Pune College was Hindu college was established. Later on it was known as Dakhan College. So it's a very old one, very I think prestigious one. And then Alphonston College and so many other colleges, and ultimately in 1885 or so, the Bombay University was established. So a very long tradition of education in Maharashtra. So you have, I think that you have done justice to Maharashtra. Again, I thank you all, your committee, all. And मैं हिंदी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं नीलेश? बोले नहीं तो मैं अंग्रेजी बोल सकता था.
तमिलनाडु वाला तो मड़कम कह देगा तो क्या होगा? हाँ? हाँ? By now he has understood, no? What I want to say, by now the Tamil friend would have also understood. But my Vice Chancellor understand Hindi or not? Our Vice Chancellor is telling you. Huh? You can understand Hindi? Huh? Okay. Okay, oh, very good. आप सब लोगों को इसलिए ज्यादा धन्यवाद दे रहा हूं कि जब हमारे डायरेक्टर साहब अपना प्रारंभिक भाषण पढ़ रहे थे, स्पीच बोल रहे थे, उन्होंने माने हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, और आज मैं कह सकता हूं आई हैव लर्न द न्यू थिंग टुडे, समथिंग न्यू. He has written his speech in Kannada, and when he was speaking, it seems that as if he knows so good Hindi. Eh? So it's something new for me. Eh? And I can now speak to all other places, whenever I go to Kerala. वहाँ तो हिंदी में बोलने ही नहीं देते. If I attend some meetings there, they say that please speak in English. In Bombay, the Tamil Society invited me for a function. Say that should I speak in Hindi? Well, no sir, English. Then I have to speak in English. Then another meeting from Kerala Samaj, he invited me for some function there. मैंने कहा भाई should I speak in English or Hindi? वो सब बोले साहब हिंदी बोलिए. तो what is this? It means कि हिंदी समझी जा सकती है. और अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है, मैं किसी काम के लिए बोल कुछ रहा हूँ आपके सामने, कि अगर तमिल में हिंदी लिख दी जाए, कन्नड़ में हिंदी लिख दी जाए, मलयालम में हिंदी, तेलुगु में हिंदी लिख दी जाए, तो शायद वो भी हिंदी जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि इट इज सो इजी है. मैं तो मिस्टर शर्मा आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और मैं आपकी सब जगह प्रशंसा करूंगा. इसलिए नहीं कि that you are master in many languages, but you are master in some new thing also. Because if you go somewhere in Tamil Nadu, if they say that you speak in Tamil, then you will go and you write your lecture in Tamil in Kannada, and you will speak in Tamil there also. इसलिए one more feather to your cap. बहुत धन्यवाद. अरे मैंने इसलिए बोला कि जिस विषय पे उससे परे हट करके इस देश के अंदर more than 75 years are going our independence, but we are not independent in the matter of our language. अरे देश की कोई हमारी एक भाषा ही नहीं है. Many people in many members in parliament from north, from Bengal, from Odisha, they know Hindi but they speak in English. And then I suggested them, why don't you speak in Hindi? If you know Hindi, you speak in Hindi. Because Hindi has got a large constituency. More than 80% of India understand Hindi. And almost 60% can speak Hindi. More than 60% can speak Hindi also. तो कहीं ना कहीं तो उसको स्वाभिमान होना चाहिए. और ये जो आपने अपना ये एक्रीडेशन क्या लिखा आपने, प्रत्यायन और भूल गया मैं, मूल्यांकन और प्रत्यायन, ये जो काम है इसमें आगे क्या करना चाहिए, इसमें तो आपने बहुत अच्छा किया. मैं उसमें बहुत ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी उस पर काफी लिखा है, बोला है, उसकी विधियां क्या है, कैसा है, आपकी कौन सी टेक्निक से आप काम करते हैं, यू नो बेटर देन माई सेल्फ. परंतु मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाहता हूँ कि नाउ देयर इज एनईपी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. तो सांसद भी, आप लोग भी आर ऑल लर्नेड पर्सन हियर. Sharma ji is so well read and knows so many subjects, and he is so sweet that he is a musician also. For a musician, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आगे तो सब हिले पड़ जाते हैं.
तो लेकिन अब जब भी आप नेट का इन्विजिलेशन करें, निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें, मुझे लगता है कि क्या ऑल इंडिया लेवल पर और नेट के लेवल पर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जो नया मूल्यांकन हो, नया असेसमेंट हो, ये नया और एक्रेडिटेशन, जो भी नया असेसमेंट हो, दिस असेसमेंट apart from the traditional one, it should be based on or it should add in its purview the new educational policy also. क्योंकि इस देश के अंदर इनिशियली मैं सोच रहा था कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, पर will it be implemented? That was a question in my mind. Only the day before yesterday, I went through the speech of this Mr. Kasturi Rangan. Kasturi Rangan ने कहा कि no, it will take 30 years to be fully implemented, and the results will come in 30 years. It's not 1 year plan, it's not 5 year plan, it's a 30-year plan. 30-year plan, we have to start from here 2020 to 2021. हम यहाँ से शुरू करें और जो भी आपके पैरामीटर से, आई एम नॉट गोइंग डिटेल बिकॉज आप लोग मेरे से ज्यादा उसके मास्टर हैं. मुझे जो समझ में आया व्हेन यू आस्क्ड मी टू कम हियर कि आई मस्ट स्पीक लिटिल ऑन द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020. वो जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आपकी 2020 है, उसको हम कैसे लागू करें. यदि आप इस सब को थोड़ा सा अपने भविष्य के लिए फॉर फ्यूचर यदि आप कर सकेंगे तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी हम लोग पुराने ढंग से कर रहे हैं और उसमें नए ढंग से करना पड़ेगा. अब जैसे ये 5+3+3+4, अब ये कैसे लागू हो. फिर without the primary education, without taken in consideration the higher secondary education, you cannot think of the higher education. These are all correlated, एक दूसरे से इनका संबंध है. तो हम इनको कैसे आपस में कोरिलेट करते हुए हम एक प्रकार से आगे कैसे हम काम कर सकते हैं, और उस दिशा में भी आपके, क्योंकि व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 years, व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years, ये फ्यूचर प्लान करके जब हम करेंगे, क्योंकि नेट हैज टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि विदाउट क्वालिटी, क्वांटिटी हैज गॉट नो वैल्यू. कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी के लिए आपको मूल्यांकन करना है. यू हैव टू डू असेसमेंट. तो उस असेसमेंट में हम क्या अभी से ये शुरू कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम अब जो भी मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें बिफोर गिविंग एक्रेडिटेशन, हम उनको इन नए परिप्रेक्ष्य में कि भाई आप कैसे आप आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज योर प्लान इन न्यू पर्सपेक्टिव. अब जैसे आपके नए उसमें है कि नो डिटेंशन. अरे मुझे सबसे बढ़िया लगा संस्कार और रीजनल लैंग्वेजेस मदर टंग के अलावा. आई थिंक तो संस्कार और रीजनल लैंग्वेज है मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, मदर टंग. लेकिन उसके अलावा नो डिटेंशन. अब जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, इसको कब से लागू करना, फ्रॉम व्हेन टू स्टार्ट इट, इसके बारे में अगर हमने अभी से विचार नहीं किया तो फिर वो कोठारी आयोग और दूसरे आयोग की तरह से ये भी किताब में रह जाएगी. तो हम लोग, ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है. बहुत से लोग, many people, many students,
due to certain circumstances, they can't continue their studies. पार्ट 1 करेंगे, छोड़ देंगे, पार्ट 2 करेंगे, छोड़ देंगे, किसी उसमें चले जाएंगे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हम लोगों को विल हैव टू थिंक ओवर इट, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। कि दिस what you call it, 3+3 proof, I'm not talking here because it is for primary and higher secondary. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको अभी से आप विद्वान लोग हैं, you are all learned, well-versed people, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और you can convene the meeting of even only the vice chancellor of this Karnataka state. You can discuss among them. If you want to discuss it with the vice chancellor of Maharashtra, I can call them there. You can discuss with them. तो कैसे इसको हम करें? ये इनिशियली वी शुड स्टार्ट। ये मैं मेरे मन में था, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपका आज्ञा मांग के यहाँ आया। और तो दूसरा है कि हम लोगों ने ये जो इंटरडिसिप्लिनरी किया है, अब ये इंटरडिसिप्लिनरी इसका क्या स्वरूप हो? ये लास्ट 2-3 ईयर से इसको बोल रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी, कुछ जगहों को लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसके भी एक थ्रेड वी आर थिंकिंग करके एंड फॉर होल ऑफ द कंट्री एक प्रोग्राम इंटरडिसिप्लिनरी पर, उसके लिए स्टडी के लिए भी। अब जैसे प्रोफेसर एस.सी. शर्मा है, अब जानिए ये क्या क्या है, मैं तो भूल भी गया है? किस विज्ञानी तभी ध्यान नहीं रहा मुझे तो इतना ध्यान लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, तो मुझे तो लगा इनका म्यूजिक ही याद आया मुझे। अब ये इतने विषय के ये गाता है, तो यू कैन पुट बिफोर देम द एग्जांपल ऑफ मिस्टर शर्मा, एस.सी. शर्मा, कि भाई देखो वो एलएलडी भी है, साइंस भी जानते हैं, और स्पेस क्या बता रहे थे? एरोस्पेस भी स्पोक ना? हाँ, तो मैं भूला नहीं हूँ। तो अब एरोस्पेस से लेकर के म्यूजिक तक ये जानते हैं, है? तो इसका अर्थ क्या है? यदि शर्मा को इतनी बात हासिल है, और अल्टीमेटली एलएलडी भी है। महात्मा गांधी कहते थे वो स्वयं वकील थे, बैरिस्टर थे, बोले वकील तो बेकार होते हैं, तो ये वकील भी है, एलएलडी भी है। तो हम कैसे इन चीजों को मैटेरियलाइज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस? मुझे लगता है इट ऑल नीड्स ब्रेन, और पूरा एक इस प्रकार का एक आप लोग अभी से प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। ये जो आपका एकेडमिक क्रेडिट बैंक क्या है, या बैंक क्रेडिट जैसा, हाँ, क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट, वो जो मैं अभी करता इतने साल बाद छोड़ने के बाद भी, ये एक प्रकार की एक बहुत ही no politician would have introduced it, that it is being introduced by you academicians. लोगों की बात ना समझ है क्या? हाथ जोड़ने से, वोट मांगने से काम नहीं, पर समझ नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आप ही लोगों में से आया होगा। ऑल द प्रोफेसर, द वाइस चांसलर, एकेडमिशियन, हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसको भी मुझे लगता है कि इसको प्रायोरिटी से अगर आप लेंगे तो ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा काम होगा। मैं आजकल अभी यू आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, एंड इन मेनी यूनिवर्सिटीज दे हैव established their incubation centers, and many students are doing marvelous work there. और बच्चों ने मुझे अपने काम दिखा, ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, कुछ से स्टार्टअप भी शुरू किया है। तो हम इस चीज को भी कैसे बढ़ा सकते? पर्टिकुलर 3, 4, 5 सो मेनी थिंग मिंगल एक दूसरे से खत्म मत करिएगा। कुछ चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, उन दिशा पर भी यदि आपका भविष्य का मूल्यांकन होगा तो मुझे लगता है कि एक हम बहुत ही उसका जो असेसमेंट और एक्रेडिटेशन आपका होगा है, उससे हम कोई एक कंक्रीट कुछ चीजें हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अब फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स वी टॉक अबाउट
foreign collaborations. Despite it, Maharashtra during last 3-4 years, before my coming there also, joining there also, some universities have got some foreign collaboration. परंतु उसको हम कितना अधिक कर सकते हैं? In private sectors, many people come to me कि साहब नहीं, हम उससे कोलैबोरेट करते हैं. मैंने कहा yes, you come and I will say to do it. तो उसमें भी हम कैसे, किस विश्वविद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में, इवन द कॉलेजेस, देयर आर सो मेनी ऑटोनोमस कॉलेजेस आल्सो, तुम कैसे उसमें कितना आपने प्रश्रय दिया है, ये भी शायद एक का, और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस पर भी कुछ और अधिक आप लोग बात करेंगे, अधिक चलाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा काम होगा. और टीचर ट्रेनिंग आज का आपने उसमें लिखा ही है, मैं उस पर भी बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, वो तो बहुत आवश्यक है. पर ये जो इनोवेशन, इंक्यूबेशन, ये जो चीजें हैं, इस पर थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए. मैंने बहुत बार देखा कि बच्चों में, लड़कों में बहुत टैलेंट है, बट दे डोंट गेट चांस. तो उनको कैसे चांस दिया जा सकता है, उस चीज पर हम लोग जब आपका एक एक्रेडिटेशन और असेसमेंट होता है, उस पर भी ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा. और एक चीज जो मैं बहुत बार सोचता हूँ, पर्टिकुलरली कि हम अपनी मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में क्यों नहीं काम कर सकते? क्या सारे फ्रेंच अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं? मुझे बताइए, आप तो बहुत फ्रांस के कॉलेजेस में, क्यों फ्रेंच क्या करते हैं? अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, फ्रेंच मीडियम से? फ्रेंच में ना, और जर्मन, जापानीज. तो आखिर व्हाई इट इज ओनली इन इंडिया, इवन आफ्टर 75 years of इंडिपेंडेंस, कि हमारे पास इतनी रिच लैंग्वेज है. मैं पहले सोचता था कि संस्कृत और हिंदी के बाद शायद बंगाली और तमिल इतनी रिच लैंग्वेज, तमिल इज वेरी ओल्ड लैंग्वेज, लाइक शायद इतनी रिच लैंग्वेज है. लेकिन जब महाराष्ट्र जब आया, मैंने महाराष्ट्र थोड़ा सीखना शुरू किया मराठी, और रोज पेपर पढ़ा, थोड़ा और देखा, इतना रिच लैंग्वेज है. क्यों नहीं हम अपने रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज तैयार कर सकते हैं? इस पर भी शायद हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का भी बड़ा इसका आग्रह है. और मेरा भी कहना है, आप अपने बच्चों को, मैं नहीं कहता कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाए. मैंने आई स्टार्टेड माई इंग्लिश फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड एंड आई डिड माई एमए इन इंग्लिश. ऐसी कोई कठिन बात तो है नहीं, अंग्रेजी कोई हुआ है कि, या कोई ऐसा ही बड़ा प्यारा है कि उसी को बोलो. ठीक है, उसको सीखना ही चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ भी अगर सारे फॉरेनर्स आते हैं मेरे यहाँ पे, बम्बई को, ऐसा दिल्ली के बाद बम्बई आते हैं, जितने एम्बेसडर्स हैं, कंसल जनरल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स है, कंट्रीज है, वो आते मेरे यहाँ. देन आई हैव टू स्पीक टू देम इंग्लिश. ओके, फॉर देम यू स्पीक इंग्लिश, पर हर समय डे टू डे भाषा में. अभी बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल लेवल की बहुत अच्छी हमारी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, वहाँ बॉम्बे में, पुणे में. मैं वहाँ के फंक्शन में उन्हें मुझे बुलाया था. मैंने कहा नो, आई स्पीक इन हिंदी. ये संस्था पर बड़े बुजुर्ग मुझसे 6 साल बड़े हैं, अंग्रेजी बोले. बाद में मैंने कहा कि भाई आखिर हम अपनी भाषा में क्यों नहीं बोलते? नो 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 नो. तो मैंने कहा यस, टेल मी वन थिंग प्लीज. मैंने कहा व्हेन यू आर इन योर हाउस, डू यू स्पीक ऑल थ्रू इन इंग्लिश? व्हेन यू स्लीप, डू यू ड्रीम इन इंग्लिश? नो सर, नो, इन मराठी, इन मराठी. Even my Tamil brother would maybe not dreaming in English. You dream in English? Which from Tamil Nadu? You are? You are not? You are from Tamil Nadu? You dream in English? In Tamil? Huh? हम जब पढ़ते थे ना, तो लोग हमसे कहते थे क्या, बोलो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, प्लीज राइट इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश एंड ड्रीम इन इंग्लिश. ये हमारा टीचर बोलता था. But till now I have never dreamed in English. इसीलिए हम अपनी लैंग्वेजेस को क्यों नहीं प्रश्रय देते हैं? अभी 7-8 रीजनल लैंग्वेजेस ने इंजीनियरिंग में अपना कोर्स बनाने का तय कर लिया. वन ऑफ देम इज मराठी. मैं कन्वोकेशन में गया फर्स्ट, बस कंडक्टिंग इन इंग्लिश,
एंड वाइस चांसलर हिज स्पीच इन इंग्लिश। मैंने तुम मराठी नहीं जानते हो क्या? यस, इस वाइस चांसलर इज फ्रॉम साउथ Karnataka, is from what you call Kerala or any other place. He can speak in English, very good. हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, अंग्रेजी कोई बोले ही नहीं है। परंतु तुम मराठी हो, मराठी में बोलो ना, है? और नहीं भी बोल सकते हो हिंदी में लिख करके, जैसे इन्होंने कन्नड़ में लिख करके हिंदी भाषण बोल दिया, है? कितना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग नहीं, आपने नहीं देखा होगा कि ये अंग्रेज वो मराठी में लिख, सॉरी कन्नड़ में बोल लिख करके हिंदी में बोल रहे हैं, कितना सुंदर है। तो एक प्रकार से हम कैसे इनरिच कर सकते हैं अपनी भाषाओं को, क्योंकि जैसे अपनी माँ ही सबसे प्यारी होती है? बताओ आप में से किनको लगता है कि मदर जो है, हमारी माँ जो है, वो सबसे प्यारी होते हैं? जिनको सबसे प्यारी माँ लगते है, भाई जरा हाथ खड़ा करिए, बुरा मत करिए, मैं मास्टर रहा हूँ। बताइए, माँ ही सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, जिनको पिता अच्छे लगते हैं, बताओ फादर अच्छे लगते हो? इट इज द माँ, मदर, मदरलैंड, मदर टंग। इसीलिए उस दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं? दिस इज नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर ऑल द कंट्री, फॉर ऑल द वाइस चांसलर, फॉर द कॉलेजेस एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। ये मेरा अपना विचार है, मैंने आपसे कहा है? और जहाँ तक टीचर का ट्रेनिंग आदि है, सब चीजें आप लोगों ने बताई, बहुत अच्छी बात है। परंतु अपनी मदर टंग को महत्व देना, रीजनल लैंग्वेज को महत्व देना, और थोड़ा अगर आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है तो देयर यू नीड इंग्लिश। तो ऐसे उनको कैसे हम अच्छे स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं? महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में मैंने देखा काफी लोगों ने कोलैबोरेशन किया है विदेशी विश्वविद्यालयों से। अभी हमारे नए नए मेरे दोस्ती हैं, इनको ध्यान में आया कि साहब मुंबई में क्यों नहीं मैरीन शिक्षा हो सकते हैं, एजुकेशन की क्यों नहीं, डिफेंस की कुछ चीजें हो सकती है कोलैबोरेशन में। तो काफी लोगों ने उससे काम शुरू किया ऐसे, और नई नई चीजें कितनी हो सकती हैं, ये हम लोगों को करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब लोग विद्वान लोग हैं, मैं कुछ थोड़ा ज्यादा ही बोल गया लगता है, लेकिन इससे बोला कि मेरे मन में कुछ पीड़ा है, कुछ इस देश के प्रति बचपन से ही एक समर्पण का भाव है, और ये देश फिर से जगत गुरु बने, ये मेरी इच्छा बचपन से है। जब मैं संघ का स्वयंसेवक नहीं था, आरएसएस में नहीं गया था, तब भी मेरे अंदर ये भाव था, जाने कहाँ से था मैं नहीं जानता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि हम कुछ ऐसा कर सकें, और उस करने के लिए जैसा मैंने मदर टंग बात कही, रीजनल लैंग्वेज की बात कही, ऐसे ही अंतिम बात बोलूंगा कि हम कैसे अपने बच्चों के अंदर, अपने छात्र छात्राओं के अंदर, हम उनको कैसे मैन मेकिंग एजुकेशन, आर वी मेकिंग मैन और नॉट? मैन मीन्स woman also. Woman also contains men, na? WOMAN. So when I say man, then it includes woman also. तो मैन मेकिंग एजुकेशन हम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी मुझे लगता है कि हम लोगों को विचार करना चाहिए। और उस मैन मेकिंग एजुकेशन के लिए मुझे लगता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए अपने देश के महापुरुषों पर, अपने देश की वीरांगनाओं पर, अपने देश पर बलिदान होने वाले क्रांतिकारियों पर, अपने देश की सीमा को बचाने वाले सैनिकों पर हम कैसे स्वाभिमान का भाव जगा सकते हैं? आदिकाल से लेकर आज तक उस दिशा में अगर हम एक संस्कार देकर के बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को एक संस्कारित अगर हम बनाएंगे, तो लगता है कि हम भविष्य में एक अच्छा भारत बनवा करके देखेंगे। उस संस्कारित भारत के लिए, और संस्कार का मेरे लिए अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, आप लोग जानते हो तो बता देना। तो उस संस्कार के लिए थोड़ा थोड़ा कभी संस्कृत के श्लोक उनको बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा संस्कृति जो हमारी कल्चर ट्रेडिशन है उसके बारे में, वो मल्टी डिसिप्लिनरी में आ जाता है ऑलरेडी डिसिप्लिनरी, उस दृष्टि से हम कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे चूंकि शर्मा जी अगर
हिंदी में नहीं बोलते और वो भी कन्नड़ में लिख करके, तो मैं तो इतना बोलने वाला नहीं था। इन्होंने 10 मिनट का टाइम रखा, मैं 10 मिनट में खत्म कर देता, क्योंकि मैं डिसिप्लिन का बड़ा वो हूँ, अनुशासन का। पर आप बोले तो मुझे बहुत मेरा मन प्रसन्न हुआ। हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, पर हिंदी अच्छी न जानते हुए भी आपने जो प्रयास किया है, और मैं उसको बहुत जगह बोलूंगा, मेरे मेरे लिए इट्स न्यू लेसन फॉर मी। तो आप सब लोगों ने इतना समय दिया, मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी, या जो मैं समझता हूँ, सोचता हूँ अपने देश के बारे में, शिक्षा के बारे में, एक कॉमन मैन के नाते, एक सामान्य सिटीजन के नाते, वो भाव मैंने आपके सामने रखे। ये कोई मेरे भाव नहीं है, ये लगभग किसी भी कॉमन मैन के भाव हो सकते हैं। और उस दिशा में यदि हम आगे प्रयास करें, तो मैं सोचूंगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। आपने मुझे समय दिया, बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना है कि नैक हमारे हिंदुस्तान की नाक बने, नाक क्यों ना है। धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सभा में एक नई जान फूंक दी, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। और मुझे उम्मीद है कि देश के उस शिक्षा की में गुणवत्ता और उनकी सुनिश्चित करके समाज को सशक्त बनाने में महोदय हम आपके दृष्टिकोण को साकार करने की पूरी उम्मीद करते हैं। और आपके सुझाव सराखों पर आपने एनईपी 2020 का जो दिया, जिसके बारे में जो बताया महोदय, मैं आपको ये बड़ा हर्ष की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे निदेशक महोदय ने उसके ऊपर एक कमेटी ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें हमारे वरिष्ठ सहयोगी काम कर रहे हैं एनईपी के, की एनईपी और हमारा एक्रेडिटेशन प्रोसेस को कैसे लिंक किया जाए, किस तरह से उसके आधार पे किया जाए। और जो रीजनल लैंग्वेजेस की है, मैं माननीय राज्यपाल महोदय को बताना चाहूंगा कि हर वर्ष हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कन्नड़ा में, हिंदी में और सारे रीजनल लैंग्वेज में करते हैं। और मुझे महामहिम को ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3 वर्ष में नैक में मान्यता और प्रक्रिया मान्यता की प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। और इस क्रांतिकारी परिवर्तन का श्रेय हमारे प्रिय निदेशक महोदय प्रोफेसर एस सी शर्मा जी और यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिन्होंने दिन रात लगकर इस काम को किया है, उन सब इसको समर्पित है। और इससे पहले मैं अपने प्रशासनिक अधिकारी श्री अरुणियम जी को निमंत्रण दूं वोट ऑफ थैंक के लिए। एक श्लोक कहना चाहूंगा। ओम सर्वेषां स्वातिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। श्री अरुणियम। थैंक यू हसन जी। विद द परमिशन ऑफ चेयर, मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूंगा। हाँ, थैंक यू। सो ये वोट ऑफ थैंक्स शुरू करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, ऑनरेबल, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, जो हमारा इनविटेशन को स्वीकार किया, इधर आए और इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए और केंद्र बिंदु रहे, तो हम हमारे संस्था से बहुत आभार प्रकट करेंगे। और नेक्स्ट हम ये नैक इज नोन फॉर स्पीड ऑफ लाइटनिंग, मीन्स वी वर्क इन द स्पीड ऑफ लाइटनिंग। और जो हमारा ये लाइटनिंग का सोर्स रहे, हमारा डायरेक्टर जी एस सी शर्मा जी, जो मल्टी डिसिप्लिन है और there is nothing out of reach for him. So we thank you for all the guidance in this program. Next, जो इस बुक का जो authors of this book which was released today, which has come excellently, authors, editors and the people who have published this book, we want to congratulate them. Number 3, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंस है और लॉजिस्टिक्स है, जो पूरा सहयोग रहा उनका,
वो सबसे आभारी हैं। हम आभार प्रकट करते हैं। और ऑडियंस जो एस्टीम डिग्निटरीज आए हुए हैं, वेणुगोपाल जी है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से, सौंदरराजन जी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। No, no, it is- all the dignitaries and my colleagues. Yeah, I thank you for all coming here and making this program a success. And last but the least, not the least, police fellows who have given all their support for this program, and also the state government officials who have interacted with us and made this program a success. Thank you very much. Over to Asanji. Thank you. धन्यवाद अरुण जी। अब इस प्रोग्राम का समापन का समय आ गया है। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।